Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester. Today's lecture contents are inflation, other types of inflation, who is hurt by inflation and who is unaffected by inflation. In the last lecture, basically we have studied the definition of inflation, measurement of inflation, as consumer price index is the measurement of inflation. We have also studied two major types of inflation, which is demand pull inflation and cost push inflation in the last lecture. Demand pull inflation basically is generated due to increase in the aggregate demand. Cost push inflation is due to increase in the cost of production, which cause decrease in the aggregate supply. हमने लास्ट लेक्चर में इसकी ये दो मेजर टाइप्स डिस्कस की थी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. आज हम इन्फ्लेशन की कुछ और अदर टाइप्स पढ़ेंगे और कौन इससे ज़्यादा अफेक्ट होता है, कौन इससे कम अफेक्ट होता है, ये हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले इन्फ्लेशन को रिवाइज़ करते हैं, इसकी डेफिनेशन को कि इन्फ्लेशन क्या है. इन्फ्लेशन इज़ सिंपली राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन. किसी एक कमोडिटी की कीमत का बढ़ जाना, किसी एक फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों का बढ़ जाना, किसी एक मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों का बढ़ जाना इन्फ्लेशन नहीं कहलाता. जबकि कंट्री के ओवरऑल प्राइस लेवल में इजाफा हो जाना इन्फ्लेशन कहलाता है. राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन. राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन. In other words, you can say that when too much money chases very few goods, this is the situation of inflation. जब बहुत सारे पैसे बहुत थोड़ी अशिया का तौक़ुब कर रहे होते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. Inflation is a situation when too much money chases very few goods. When too much money chases very few goods, this is the situation of inflation. These are the other types of inflation. Before this, in the last lecture, we have studied two types of inflation: demand pull inflation and cost push inflation. These are the two other separate types of inflation. First one is stagflation and second one is hyperinflation. Stagflation is somewhat related with the cost push inflation. When there is an increase in the cost of production, aggregate supply declines. Aggregate supply curve will shift to the left side. As a result, price level is increased and real GDP is decreased. अब मैंने बताया था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, देखें इसको अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन से कंपेयर करें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में रियल जीडीपी में भी इजाफा हो रहा था, प्राइस लेवल में भी इजाफा हो रहा था. जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा है जबकि रियल जीडीपी में कमी आ रही है. दिस सिचुएशन इज़ आल्सो नेम्ड एज अ स्टैगफ्लेशन. कौन सी सिचुएशन कि जिसमें प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा है और रियल जीडीपी में कमी आ रही है. प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा है और रियल जीडीपी में कमी आ रही है. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा है और रियल जीडीपी में कमी आ रही है. दिस सिचुएशन इज़ नेम्ड एज अ स्टैगफ्लेशन. सो यू कैन डिफाइन द स्टैगफ्लेशन एज increasing prices and reducing output at the same time is called stagflation. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से जीडीपी कम हो रही है या प्राइस लेवल कम होने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक दूसरे का कॉज नहीं बढ़ रहा है. यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के कम होने की वजह से
प्राइस लेवल बढ़ रहा है और जीडीपी कम हो रही है और का बढ़ रहा है। सो इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग आउटपुट एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। कि अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा हो और रियल जीडीपी कम हो रही हो, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। You can also define stagflation in another way, which is increasing prices and unemployment. देखिए प्राइस increasing prices and unemployment is called stagflation at the same time. प्राइसेस का बढ़ जाना साथ प्राइसेस का बढ़ जाना इन्फ्लेशन का आता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन, एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। अब देखिए ना, जीडीपी कम होने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना। जीडीपी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ओबियसली बढ़ेगी ना। जीडीपी कम होने का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कम हुई। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला तरीका मैं दोबारा बोलता हूँ, वो ये है इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग आउटपुट। आउटपुट भी कह सकते हैं, रियल जीडीपी भी कह सकते हैं। इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग रियल जीडीपी एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। अब दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। प्राइसेस का बढ़ना और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ना, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो ये मैंने दो डेफिनेशन आपके सामने स्टैगफ्लेशन की बोल रही हैं। दोनों तरीक़ों से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड अदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हों, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हों, मतलब आप ये कह लें डेली बेसिस पे प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा हो, मंथली बेसिस पे प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा हो, 100%, 500%, 200% प्राइस लेवल में, ओवरऑल प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा है। दिस इज़ नेम्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन। होता है ऐसे बात आप जिम्बाब्वे की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। आप अगर करंट कंडीशन में बात करें तो वेनेज़ुएला का आप इन्फ्लेशन रेट उठा के देखें तो कहाँ पे पहुँचा हुआ है। आप ईरान का इन्फ्लेशन रेट देखें आप, तो वेनेज़ुएला का भी देखिएगा तो वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा इन्फ्लेशन देखने में। 100 मतलब हंड्रेड्स मिलियन में मिलेगा आपको। सो हाइपर इन्फ्लेशन is a situation when price level increases at 100%, 200% rate on daily basis. This situation is named as a hyperinflation. When prices increase, price level increase, or you can say that when countries price level increases at 100%, 200% rate on monthly basis or daily basis, this situation is called hyperinflation. जब कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हों, उसको हम जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु इज़ हर्ट बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से ज़्यादा कौन हर्ट होता है? फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड इनकम रिसीवर। जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, जिनकी इनकम फिक्स होती है, वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं इन्फ्लेशन से। क्योंकि प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि उनकी इनकम तो फिक्स है, उनकी सैलरी तो उतनी ही आ रही है। तो प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे वो कम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हर्ट जो है वो फिक्स्ड इनकम रिसीवर या सैलरीड पर्सन इससे होते हैं। सबसे ज़्यादा हर्ट जो है वो फिक्स्ड इनकम रिसीवर या सैलरीड पर्सन होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के नतीजे में उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि उनकी इनकम तो फिक्स है। तो इन्फ्लेशन मतलब कीमतों का बढ़ जाने के नतीजे में, इन्फ्लेशन के नतीजे में उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इसलिए वो कम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अवेल कर पाते हैं। दैट्स वाई फिक्स्ड इनकम रिसीवर या सैलरीड पर्सन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन से। सेकंड है सेवर्स। सेवर्स जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन से।
सेवर्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन से। अब हम देखते हैं कि सेवर कैसे अफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से। देखें, सेविंग करने वाला बेसिकली हम पैसे सेव करके रखते हैं। आपने बड़ों से भी सुना होगा कि नहीं नहीं पैसे नहीं सेव रखने, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ऐसे लोग कहते हैं ना, मतलब जो नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, कि पैसे नहीं रखने ज़्यादा अपने पास, उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। कोई चीज़ लेके रख लो, ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई चीज़ लेके रख लें, मतलब कोई प्रॉपर्टी लेके रख लें, गोल्ड लेके रख लें, ऐसे रख लें, खाली पैसे नहीं रखने, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो वो सेम वे में भी यही चीज़ है असल में। क्योंकि इन्फ्लेशन होने का मतलब है, मतलब लेट्स से कि 12% इन्फ्लेशन हुआ है। 12% का मतलब है कि ओवरऑल प्राइस लेवल में 12% इजाफा हुआ है। तो 12% इन्फ्लेशन होने का मतलब है एक साल में कि आपके जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 12% डिक्लाइन हो गई है। अगर आपने लाख रुपए सेव करके रखा है तो 12% इन्फ्लेशन होने का मतलब है कि 12% वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो गई है। ये समझ लें कि जितना प्राइस लेवल में इजाफा हुआ है उतनी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर जाती है। तो सेवर जो हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपये आपने सेव किया है साल के लिए, तो उस साल इन्फ्लेशन रेट रहा है 12%। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं उसमें 12% इजाफा हो गया है। तो अगर आपने वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी परचेज करके रखी होती तो उसकी प्राइस में भी 12% इजाफा हो जाना था। तो चूँकि आपने पैसे वैसे रखे हैं तो वो लाख का लाख ही पड़ा रहेगा। तो 12% प्राइसेस में इजाफा होने का मतलब है कि 12% वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर गई। तो वो रियल टर्म्स में आप नुकसान में जा रहे हैं। वो लाख का लाख पड़ा है, आपने उसकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो 12% समझ लिया डिक्लाइन कर गई है। तो सेवर जो है वो अफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन के नतीजे में उनकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। द थर्ड वन इज़ क्रेडिटर। जो लोन देने वाला है वो अफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से। क्रेडिटर जो लोन देने वाला, ये बैंक भी हो सकता है, ये कोई आप इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना उनका मार्कअप कम होता जाएगा। जो लोन देने वाला है उतना ही उसका मार्कअप कम होता जाएगा। अगर तो आपने अपने दोस्त से लोन लिया है या आप बल्कि आप क्रेडिटर है, आपने अपने दोस्त को लोन दिया है, आप उससे कोई मार्कअप भी चार्ज नहीं कर रहे, कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर रहे। 1 लाख रुपये आपने दिया, साल बाद उसने 1 लाख रुपये आपको रिटर्न करना है। तो जब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब 12% इन्फ्लेशन है, तो इट मीन कि वो जो साल बाद आपको वापस कर रहा है लाख रुपया, वो 12% उसकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर चुकी है। मतलब वो 1,12,000 देता तो आपको फिर पूरा था वो, फिर मतलब 1 लाख इज इक्वल टू 1,12,000 इन द नेक्स्ट ईयर। 12% वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होने का मतलब है कि ये समझ लें कि आप वो जो लाख रुपया था वो अब मौजूदा 1,12,000 के बराबर है। तो अगर वो आपको 1,12,000 दे, फिर उसके वो कंपनसेट होता है आपका पैसा। तो क्रेडिटर जो है, जितना इन्फ्लेशन होगा उतनी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होगी। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बैंक है, बैंक ने आपको गाड़ी दी है, गाड़ी को छोड़े बैंक ने आपको 1 साल के लिए लोन दिया है और आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया 20% आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया। जब बैंक ने आपसे 20% इंटरेस्ट चार्ज किया है, उसने उसने रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को ज़रूर फोकस में रखा है। वो लिखा कुछ भी नहीं है, ना रियल का वर्ड लिखा होगा ना नॉमिनल का वर्ड लिखा होगा। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा होता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ही होता है। रियल ये होगा, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो अगर वो पिछले साल का इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट देखेगा कि 10% है, तो क्या चलें 10% वो हो गया, 10% निकल गया, बाकी मुझे रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% मिल जाएगा। 20% चार्ज कर रहा है ना वो हमसे, तो वो ये कंसीडर करेगा कि 10% तो इन्फ्लेशन होगा अगले साल, अंदाज़ा है। तो 10% मैं रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो रियल मार्कअप चार्ज करूँगा। मतलब वो नॉमिनल टर्म में 20% ज़्यादा ही हमसे लेगा, जिसमें से वो कहेगा 10% इन्फ्लेशन की नज़र हो गया, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होगी, और 10% मेरा रियल टर्म्स में प्रॉफिट है।
मतलब उस वो 20% ही चार्ज कर रहा है आपसे नॉमिनल टर्म्स में, लेकिन उसका रियल प्रॉफिट होगा 10। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है उस साल, 10 की बजाय 15%, 12% हो जाता है, तो जितना इन्फ्लेशन ज़्यादा होता जाएगा उतना उसका रियल मार्कअप कम होता जाएगा। देखें आप, जितना इन्फ्लेशन ज़्यादा होता जाएगा उतना उसका रियल मार्कअप कम होता जाएगा। डेट्स वाई क्रेडिटर जो है वो नुकसान में रहता है। क्रेडिटर जो है वो इन्फ्लेशन होने से अफेक्ट होता है। क्यों? उसका रियल प्रॉफिट या रियल मार्कअप या रियल इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा। मुख्तलिफ नाम है ना, कोई मार्कअप कहता है, कोई प्रॉफिट कह देता है, हैं? तो जितना इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा क्रेडिटर का उतना मार्कअप, उतना प्रॉफिट, उतना इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, रियल इंटरेस्ट रेट उतना कम होता जाएगा। डेट्स वाई क्रेडिटर, फिक्स्ड इनकम रिसीवर, सेवर्स एंड क्रेडिटर्स आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज हु इज़ अनअफेक्टेड और हेल्प्ड बाय इन्फ्लेशन। किसको इतना अफेक्ट नहीं होता इन्फ्लेशन का? तो फर्स्ट है फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर। फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर या बिजनेसमैन भी कह सकते हैं आप। वो इन्फ्लेशन से इतना अफेक्ट नहीं होते, इन अ सेंस डैट के उन्होंने अपना परसेंटेज फिक्स की होती है कि हमने जो है वो 25% जो है वो प्रॉफिट लेना है। जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल कर रहे हैं, उस पर हमने 20% जो है वो प्रॉफिट चार्ज करना है। तो गुड्स एंड सर्विस की प्राइसेस बढ़ती रहें, जितनी बढ़ती रहें, तो उन्होंने इतना प्रॉफिट चार्ज करना ही है। ठीक है, तो वो जो है वो इतना इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं होते, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन। हाँ, उनकी सेल पे शायद कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल कर रहे हो, उनकी सेल अफेक्ट हो जाए थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर वो अफेक्ट नहीं होते। उन्होंने अपना प्रॉफिट जो है वो फिक्स किया होता है कि हमने इतना प्रॉफिट, जितने % प्रॉफिट जो है वो चार्ज करना ही है। ठीक है, तो जो फिक्स्ड इनकम फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर है या बिजनेसमैन है, वो इन्फ्लेशन से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। और दूसरा डेटर, कर्जा लेने वाला, वो इन्फ्लेशन से इतना अफेक्ट नहीं होता, वो फ़ायदे में रह जाता है ना। देखिए, जिस तरह मैंने बैंक की एग्जांपल दी, बैंक आपको लोन देता है, आप यहाँ पे आप लोन लेने वाले हैं, डेटर हैं, तो जितना इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा उतना उसका रियल मार्कअप प्रॉफिट कम होता जाएगा, है? तो उनका कम हो रहा है ना, हमें तो फ़ायदा हो रहा है, हम रियल टर्म्स में कम पे कर रहे हैं उसे, उसका रियल इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, तो हम रियल इंटरेस्ट रेट कम पे कर रहे हैं उसे इन्फ्लेशन होने से। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा डेटर उतना फ़ायदे मिलेगा, उतनी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होगी, उतना वो कम पैसा रियल टर्म्स में पे कर रहा है। जो डेटर है वो रियल टर्म्स में उतना कम मार्कअप प्रॉफिट जो है वो पे कर रहा है, तो डेटर जो है वो कर्जा लेने वाला वो फ़ायदे में रह जाता है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल की एग्जांपल लेना चाहते हैं, मतलब आपने 1 लाख रुपये अपने दोस्त से उधार लिया है, 1 साल बाद वापस करना है। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन 12% है, इट मीन्स 12% वैल्यू ऑफ मनी उसकी डिक्लाइन कर चुकी होगी जब आपने उसे वापस करना है। ठीक है, तो डेटर जो है वो इन्फ्लेशन से फ़ायदे में रहता है, क्रेडिटर नुकसान में रहता है इन्फ्लेशन होने के नतीजा में। यू कैन आल्सो फर्दर रीड फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, चैप्टर 26, business cycle, unemployment and inflation, and also you can get help from chapter 29, aggregate demand and aggregate supply. You can also contact me through by commenting on you can say that YouTube channel. You can also comment me on Google Classroom, and if you have any query you can also discuss it with me during live session, during online session on Zoom. Thank you so much students, stay blessed, Allah Hafiz.